बुढ़ा खुद तो मर गया लेकिन अपने लाल को हमारी छाती पर छोड़ गया। अरे तो दुखी क्यों होती है भाग्यवान? वो हमारे साथ रहेगा तो उसके हिस्से के मालिक भी हम ही होंगे। वो तो ठहरा बुद्धू। हाँ हाँ, जैसे कि आप जानते नहीं कि वो अपनी जोरू का गुलाम है। अरे राधा तो बिल्कुल सीधी सादी गाय है, उसे तो तुम घर के कामकाज में लगा लिया करो। और उसका वो बुद्धू पति, उसे तो मैं बैल बनाकर अब खेत के कामकाज करवा लूंगा। और अगर कभी बंटवारे की बात आई तो उन बेवकूफों को बंजर वाला खेत ही देंगे। तो बस अपना मुंह मीठा रखना, फिर देखना कमाल। इसी तरह संदीप और संगीता मुंह के मीठे बनकर निरंजन और राधा से सारे काम करवा लेते और वो दोनों बेचारे दिन रात कोल्हू के बैल की तरफ पिसते रहे, कभी खेतों में तो कभी घर पर। ऐसे ही एक रोज, ओहो अब मर गई रे मर गई, आज तो लगता है ये पैर टूट ही जाएंगे। काश की कोई होता जिससे मैं ये पैर दबवा लेती। दीदी ज्यादा दर्द हो रहा है, लाइए मैं आपके पैर की मालिश कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं पगली, तू मुझे पाप चढ़ाएगी क्या? भला कोई अपनी छोटी बहन से भी पैर की मालिश करवाता है क्या? रहने दे। एक तो बहन भी बोलती हो और ऊपर से गैर भी समझती हो। आप भी तो मेरी बड़ी बहन जैसी हो और बड़ों की सेवा करने से कोई पाप नहीं लगता। लाइए मैं मालिश कर देती हूँ। बेचारी राधा अपनी जेठानी के बहानों से अनजान उसकी सेवा करती और जेठानी मन ही मन खुश होती। यही हाल संदीप का भी था। अब आप चिंता मत करो, मैं कर दूंगा खेतों की बुनाई निराई। अब खेतों का सारा काम निरंजन देखता और घर का राधा। ऐसे ही समय बीत गया। एक रोज, राधा तुम्हें चक्कर कैसे आ रहे हैं? लगता है कमजोरी आ गई है। दूध नहीं पीती हो क्या? दूध मिलता ही कहाँ है जी? बड़ी मुश्किल से तो एक छोटे से कप में मोनू को मिलता है, फिर मुझे दूध कहाँ से मिलेगा? इतना कुछ होते हुए भी हमारे बच्चों को हर चीज के लिए तरसना पड़ता है। दीदी के बच्चे तो तीनों टाइम दूध फल खाते हैं। तो तुम भी अपने बच्चों को क्यों नहीं दे देती? क्योंकि जेठानी जी फ्रिज में ताला लगा कर रखती है। ये सुनकर निरंजन को बड़ा दुख हुआ। उसने अपनी भाभी से जाकर कहा, खरीद के जो मर्जी ले आओ, तुम्हें किसने रोका है? कहाँ से खरीदूं भाभी, सारा हिसाब तो भैया के हाथ में रहता है। अच्छा, तो इसका मतलब अब तुम्हें सारा हिसाब किताब अपने हाथ में चाहिए? आने दो, आज उनको सब बताती हूँ। अब गलत सोच रही है दीदी, इनका वो मतलब नहीं था। आप बेकार में बात का बतंगड़ बना रही हैं। हे राम, देखो तो जिनको खिलाया पिलाया इतना कुछ किया इनके लिए, आज वही कह रहे कि मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ। आने दो उनको, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। दोनों भाइयों की तू तो मैं हुई और बंटवारा तय हो गया। उपजाऊ जमीन बड़े भाई ने कब्जा ली और बंजर छोटे भाई को दे दी और रहने के लिए उन्हें एक झोपड़ी दे दी जो उनके बंजर खेत के पास थी। पूरे जीवन भर गधे की तरह काम करते रहे और अंत में भैया के मन में कितना लालच आ गया। अब इस बंजर जमीन का मैं क्या करूँगा? आप चिंता मत करिए जी, मैंने अपने बाबा से सीखा था। बंजर जमीन की मिट्टी निकालकर उसमें खाद भरकर पानी भर देंगे ताकि वो उपजाऊ बन सके। बिल्कुल सही कहा तुमने। जब हम उनके लिए मेहनत कर सकते हैं तो फिर अपने लिए क्यों नहीं? अब उन दोनों ने अगले दिन से ही मेहनत शुरू कर दी। कुछ दिनों में उनकी मेहनत रंग लाई। उनका खेत उपजाऊ हो चुका था। उन्होंने उस खेत में पालक बोया। सारे खेत में पालक उगते ही उन्हें ऐसा लगा मानो उन्हें नई जिंदगी मिल गई हो। वो दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन अगले ही पल निरंजन का चेहरा उतर गया। उसे देख राधा बोली, क्या हुआ जी, आप क्यों उदास हो? क्या इस पालक को बेचकर हमारा जीवन चल जाएगा? आप जानते हो मेरे मायके में पड़ोस की एक काकी रहती थी। जब उसे उसके बेटों ने घर से निकाल दिया तो उसने छोटी सी क्यारी में पालक उगाकर पालक पनीर बेचना शुरू किया और आज वो महीने के लाखों कमाती है। और अब मैं भी पालक पनीर बेचूंगी। क्या पता हमारी किस्मत भी जाग जाए। आप अब जल्दी से जाकर कुछ पालक बेचकर थोड़े पैसे ले आइए और उनसे पनीर और जरूरी सामान खरीद कर लाना। तब तक मैं तैयारी करती हूँ। लेकिन कहाँ? यही इसी खेत के पास ठेला लगाकर। वैसे भी चलता हुआ रोड है, सारा दिन सब चल ही रहे हैं, सारा दिन सब आते ही रहते हैं। मुझे पक्का भरोसा है हमारा काम अच्छा चलेगा। निरंजन मंडी चला गया और राधा ने सड़क किनारे बेकार पड़े ठेले को साफ करके अच्छे से चमका दिया और पालक पनीर बनाने की तैयारी करने लगी। कुछ देर बाद निरंजन सामान लेकर वहाँ आ गया। राधा ने झट से अंदर चूल्हे पर पालक पनीर बनाया और ठेले पर लाकर सजा दिया। साथ में नान भी बना ली और ठेले पर रख कर बेचने लगी। आओ आओ, पालक पनीर और नान खाओ, वो भी सिर्फ 40 रुपए में। पालक पनीर और नान का नाम सुनकर उसके ठेले पर लोग आने लगे, क्योंकि लोगों ने पहले तो ये सब गांव में किसी बड़े जमींदार की शादी में ही खाया था। साथ ही 40 रुपए में इतना लजीज खाना खाकर तो ग्राहक खुश होने लगे। वाह भाई, मजा आ गया भाई, क्या स्वादिष्ट पालक पनीर बनाया भाई, और ज्यादा महंगा भी नहीं है। सच में ऐसा लग रहा है कि किसी जो है 5 स्टार होटल का खाना खा रहे हो। हाँ, एकदम ताजे ताजे पालक की सब्जी बनाई है, स्वाद तो होगी काका। पहले ही दिन गरीब बहू के पालक पनीर ठेले ने खूब कमाई की। अब दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते। ऐसे ही 2 साल बीत गए। अब राधा और निरंजन ने खुद का पक्का घर बना लिया और अच्छी कमाई करने लगे। अब ये बात उसकी जेठ जेठानी तक भी पहुंची। अजी, सुना है वो राधा उस ठेले से खूब कमाई कर रही है, और तो और उसे तो अब शादी पार्टी के ऑर्डर भी आने लगे। जी तो चाहता है उसका खेत बंजर कर दूं। अरे अब बस भी करो, कितना बैर करोगी संगीता? जानती हो ना उनके जाने के बाद हम कहां से कहां आ गए। खेत बंजर हो गए, भैंस मर गई, मेरे पैरों में भी चोट आ गई।
और तुम भी कितनी बीमार रहती हो। अगर हमने खेतों की बुआई का कर्जा नहीं चुकाया तो ये खेत भी छिन जाएंगे हमसे। हाँ, वो इस घर से क्या गए, सारी लक्ष्मी ही चली गई। अब उनके यहाँ खाने पीने के लाले पड़ गए, उनका घर बिक गया और वो फुटपाथ पर रहने लगे। राधा निरंजन उनके पास गए। इतना कुछ हो गया और आपने हमें बताया भी नहीं। किस मुंह से बताते हम? हमने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। वो सब भूल जाओ दीदी, अब आप हमारे साथ हमारे घर चलो। ऊपर वाले की कृपा से अब हमारे यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं रही। चलिए हमारे साथ चलिए। वो ने अपने साथ अपने घर ले और अब वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। हरिया बस कर बेटा, सुबह से काम कर रहा है, आजा रोटी खा ले। हाँ माँ, तुम चलो, बस ये कढ़ाई तैयार होने ही वाली है। ठीक है, जल्दी कर। कमला और उसका बेटा हरिया एक छोटे से गांव में रहते थे। हरिया के पिता एक लोहार थे और हरिया ने उन्हीं से लोहार का काम सीखा था। लेकिन एक दिन एक हादसे में उनकी मौत हो गई। हरिया शुरू से ही बहुत समझदार था। उसने जल्दी ही काम शुरू कर दिया और पैसे कमाने लगा। वो लोहे के बर्तन बनाकर बेचने लगा और इस तरह घर चलाने की जिम्मेदारी उठाने लगा। अरे वाह, आलू मटर की सब्जी, बढ़िया, आज तो पेट भर कर खाऊंगा। हाँ हाँ, जितना चाहे उतना खा। अच्छा सुन, अब तू बड़ा हो गया है रे, कब तक मुझसे घर के सारे काम कराएगा? अरे कैसी बात कर दी माँ, कल से तुम कुछ मत करना, सारा काम मैं करूंगा। अरे बैल बुद्धि, मैं ये कह रही थी कि तू अब ब्याह कर ले। ना ना, मैं ब्याह नहीं करने वाला। क्यों भाई, सब करते हैं तो फिर तू क्यों नहीं करेगा? माँ, मैं जितना कमा पाता हूँ उसमें हम दोनों का ही गुजारा ठीक से नहीं हो पाता। ऐसे में तीसरी का खर्चा कहाँ से उठाऊंगा? और दूसरी बात, कल को वो आकर तुमसे लड़ने लगी तो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा माँ। अरे पगले, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, और वैसे भी घर में लक्ष्मी आ जाएगी तो अपने भाग्य का खाएगी, समझा? कुछ भी कहो पर मैं ब्याह नहीं करूंगा माँ। हरिया अपनी माँ कमला की बात मानने को तैयार ही नहीं था। उसने आराम से खाना खाया और फिर साइकिल पर ढेर सारी लोहे की कढ़ाइयाँ रखकर उन्हें बेचने चल पड़ा। दिन भर में मुश्किल से वो 2-3 कढ़ाइयाँ ही बेच पाता था, जिससे उसे 200-250 रुपए मिल जाते थे। बस यही उसकी रोजी थी। और फिर उसी शाम। अरे माँ, ये आलू टमाटर की सब्जी अभी भी रखी है, तुमने खाना नहीं खाया क्या? खाया तो था, पर सब्जी थोड़ी ज्यादा बन गई थी। वो छोड़, ये बता तूने क्या सोचा फिर शादी के बारे में? क्या माँ, फिर वही बात, कुछ और बात करो ना। अच्छा, मतलब तू चाहता है कि मैं बिना पोते पोती का मुंह देखे इस स्वर्ग से धार जाऊं? इसे मेरी इच्छा मान चाहे जिद, ब्याह तो तुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है, पर एक शर्त पर करूंगा मैं ब्याह। हाँ बोल ना। कल फिर से आलू टमाटर की सब्जी बनाओगी? हरिया की बात सुनकर कमला हंसने लगी। हरिया जितना मेहनती और ईमानदार था उतना ही भोला भी था। अब कमला पर जिम्मेदारी थी कि वो हरिया के लिए उसके जैसी ही मेहनती और भोली भाली लड़की ढूंढ कर लाए। और अगले दिन से ही कमला इस काम में लग गई। और फिर एक दिन बगल के एक गांव में उसे एक ऐसी लड़की मिल ही गई। कमला उसके घर हरिया के लिए रिश्ता लेकर गई। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि वहां भी एक आदमी हरिया की तरह कढ़ाइयाँ बना रहा था। और फिर, दीनानाथ जी नमस्कार। नमस्कार बहन जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं कमला, रामकिशन की जोरू, चंबलिया गांव से आई हूँ। अच्छा अच्छा, आओ बहन जी आओ। मैं और रामकिशन शहर में कई दिन साथ रहे थे, फिर मुझे पता चला कि वो शांत हो गया है। वो सब छोड़िए, आप कैसी हैं और आपका बेटा? इसके बाद कमला ने दीनानाथ से उसकी बेटी लक्ष्मी का हाथ अपने हरिया के लिए मांग लिया। दीनानाथ अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने हरिया से मुलाकात की तो उन्हें भी हरिया बहुत पसंद आया। और फिर कुछ ही दिनों के बाद हरिया और लक्ष्मी की शादी हो गई। आहा।